अमृतकाल का नाम कल बदल करके कर्तव्यकाल कर दिया है मोदी जी ने। उसी ट्विटर पर आप देखेंगे कि बीजेपी नेताओं के साथ उसका कैसा रिश्ता है, विधायकों के साथ, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के साथ, जो प्रधानमंत्री आवासीय योजना के तहत जिनके घर बने हुए तो उनको भी इलीगल कह करके तोड़ देती है। लेकिन आरोपी की जाति और धर्म दूसरा होने पर जिस व्यक्ति के ऊपर ये पेशाब किया गया उसके फैमिली मेंबर्स की स्थिति को समझिए। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आपको बताना चाहूँगी जिस प्रकार से देश दुनिया में तमाम खबरें चल रही हैं और एमपी के शुक्ला जी का मुद्दा तो गरमाया हुआ है, तो उस पर बातचीत करना तो बेहद ज़रूरी है। जहां एक तरफ सरकार ये बताने का प्रयास कर रही है कि आप अमृत काल में जी रहे हैं। साफ तौर पर एक अमृत काल में एक व्यक्ति आदिवासी समुदाय के एक युवक पर मूत्र विसर्जन कर देता है। साफ तौर पर आप समझने का प्रयास कीजिए कि आज भी लोगों की मानसिकता में साफ तौर पर कोई भी बदलाव नहीं आया। इस वक्त मेरे साथ जाने माने प्रोफेसर मौजूद है। मैं सीधे बातचीत करना चाहूँगी क्योंकि जिस बेधड़क से उन्होंने अपनी बात को रखा और भाषण दिया, साफ तौर पर तमाम मुद्दों पर चर्चा करूँगी। इससे पहले तो मैं आपका स्वागत करती हूँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति, और नेशनल दस्तक का भी शुक्रिया इस मौके के लिए। क्या कहना चाहेंगे? खबर तो वायरल हो रही है, आप एक ऐसे अमृत काल में जी रहे हैं जहाँ आज भी आदिवासी समुदाय पर मूत्र विसर्जन आम बात है। अमृतकाल का नाम कल बदल करके कर्तव्यकाल कर दिया है मोदी जी ने। उन्होंने कहा है कि ये सिर्फ अमृतकाल नहीं है, अभी इसे कर्तव्यकाल के नाम से जाना जाएगा। और जब ये बात वो कह रहे थे उसी समय हम लोग देखते हैं कि एक वीडियो मध्य प्रदेश से आता है जहाँ पर कि एक आदिवासी मजदूर सीढ़ियों पर शाम के वक्त बैठा हुआ है और एक बीजेपी का नेता नशे में जो है आता है और उस व्यक्ति के ऊपर पेशाब कर रहा है। ये इसको देखने के बाद एकदम से आप विचलित हो जाते हैं। ये वीडियो सिर्फ ऐसा नहीं है जिसको कि आप बहुत नॉर्मल तरीके से सहज रूप से ले पाए। ये सहज वीडियो नहीं है, ये पूरा का पूरा इंसानियत के ऊपर एक कलंक है कि हम किस तरीके के समाज में रह रहे हैं। क्या किसी भी ऐसे सभ्य समाज जिसे हम लोग कहते हैं कि जिसे हमारे देश की सरकार और ख़ास करके प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं कि हम विश्व गुरु होना चाहते हैं, क्या यही वो विश्व गुरु भारत है जहाँ पर कि एक आदिवासी के ऊपर एक ब्राह्मण अपर कास्ट बीजेपी नेता पेशाब कर रहा है? क्या इसी के माध्यम से हम विश्व गुरु बनाना चाहते हैं इस देश को? क्या यही वो लोकतंत्र है जिसकी हम दुहाई देते हुए विदेशों में नहीं थकते हैं? लेकिन बीजेपी पल्ला झाड़ चुकी है ये कहते हुए कि जो ऐसे काम करते हैं ना वो किसी जाति से होते हैं, ना किसी पार्टी से, ना उनका कोई धर्म है और ना ही कोई पार्टी है। देखिए, बीजेपी वीडियो के वायरल होने के बाद पल्ला झाड़ रही है, लेकिन वो पल्ला इसलिए नहीं झाड़ सकती है क्योंकि उसी ट्विटर पर जहां वीडियो वायरल हो रहा है वहीं पर उस आरोपी की जो बीजेपी की मेंबरशिप है वो भी चल रही है, वहाँ वायरल हो रही है। उसी ट्विटर पर आप देखेंगे कि बीजेपी नेताओं के साथ उसका कैसा रिश्ता है, विधायकों के साथ, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के साथ। उन फोटोज़ को आप देखेंगे तो पता चलेगा कि वो व्यक्ति बीजेपी से कितने गहरे तौर पर जुड़ा हुआ है। वो मंडल लेवल की जो उनकी मीटिंग्स हैं उसमें शामिल है, वो विधायकी के चुनावों में शामिल है, वो प्रधानमंत्री के भाषणों को शेयर कर रहा है और तमाम तरीके की चीज़ें जिससे वो इस्टेब्लिश होता है। जहाँ उसका मेंबरशिप कार्ड तक इवन जो है मार्केट में घूम रहा है, जो उन्होंने खुद उस व्यक्ति ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया था। और उसके बावजूद भी बीजेपी दरअसल इसलिए पल्ला झाड़ रही है क्योंकि यहाँ पर उसकी जिम्मेदारी बनती है। बीजेपी को पल्ला झाड़ने की ज़रूरत नहीं है, उसे गर्व से कहना चाहिए कि उसका कार्यकर्ता है, उसे गर्व से कहना चाहिए और उसे मानना चाहिए कि हाँ, ये हमारी मनोवृत्ति का हिस्सा है, बीजेपी की मनोवृत्ति का हिस्सा है, उसको एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तावबाजी कब नहीं हो रही है? देखा ना, हथकड़ी थी हाथों में, पूरा गमछा डालकर भगवा रंग का ताव में चल रहे हैं स्टेशन के अंदर। देखिए, यही तो वो चीज़ है जिसको हमें समझने की ज़रूरत है। जब कोई छोटा भी आरोप किसी आदिवासी के ऊपर, दलित के ऊपर, मुसलमान के ऊपर लगता है, तब यही पुलिस जो है सबसे पहले उस व्यक्ति के घर पर बुलडोजर चलाती है। यही मध्य प्रदेश की पुलिस आप देखेंगे तो पता चलेगा कि जो प्रधानमंत्री आवासीय योजना के तहत जिनके घर बने हुए तो उनको भी इलीगल कह करके तोड़ देती है।
लेकिन आरोपी की जाति और धर्म दूसरा होने पर। लेकिन यहाँ आप देखेंगे तो वो आरोपी जब आ रहा है थाने में तो पुलिस वाला उसकी पीठ पे हाथ रखता है। वो एक तरीके से उसकी शाबाशी है, वो एक तरीके से समझिए। और जिस तरीके से एंट्री थाने में हो रही है, लग रहा है कि वो जो है आपका राष्ट्रपति भवन के भीतर या राज्यपाल भवन के भीतर है, जहाँ वो एक तरीके से शपथ ग्रहण में समारोह में जा रहा है, शपथ लेने के लिए जा रहा है। और जहाँ उसके हाथ में कुछ ना कोई हथकड़ी है ना कोई चीज़ है, और वो आराम से स्मूथली चला जा रहा है। अभी तक आप देखेंगे तो पता चलेगा कि क्या सिर्फ इसका जो पनिशमेंट है यही हो सकता है कि आपने जो है मुकदमा दर्ज कर लिया, व्यक्ति को, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, बस इतना ही है। आप उस व्यक्ति की मनोवृत्ति को समझने की कोशिश कीजिए। जिस व्यक्ति के ऊपर ये पेशाब किया गया, उसके फैमिली मेंबर्स की स्थिति को समझिए, उनके गांव के लोगों को, उस समाज के जो लोग हैं, आदिवासी समाज के लोग, उनकी जो अभी मनोदशा होगी, और या फिर उस पीड़ित व्यक्ति के बच्चे जब भविष्य में इस वीडियो को देखेंगे तो सोचिए कि उनके ऊपर क्या गुजरेगी। अच्छा, मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस वक्त भी मैं जब इनसे बातचीत कर रही हूँ तो आप कैमरे में तो देख ही रहे होंगे, लेकिन साफ तौर पर ये शब्द बोलते हुए भी आंखों में आक्रोश दिखाई दे रहा है। वो वीडियो देखकर हर एक व्यक्ति शर्मिंदा हो रहा है। लेकिन सोचिए, जो कल तक बीजेपी के बड़े नेता बताए जा रहे थे जिन्होंने ये किया है, अब बीजेपी पल्ला झाड़ चुकी है। नरों में सबसे उत्तम कहने वाले नरवोत्तम मिश्रा ने कहा कि इस पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, इसीलिए आप समझिए कि ये कार्रवाई जिसको कह रहे हैं वो तो दरअसल वीडियो के वायरल होने के बाद की है। आप पूरे की पूरी प्रोसेस के देखेंगे तो ये 9 दिन पुराना वीडियो बताया जा रहा है। 9 दिन से इस वीडियो पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? दूसरी बात, एक एफिडेविट भी सामने आ रहा है जिसे कहा जा रहा है कि पीड़ित व्यक्ति ने साइन किया है। अभी उसकी सत्यता पे मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बताया जा रहा है कि ये पीड़ित की तरफ से आया। जिसमें क्या लिखा गया है? जिसमें लिखा गया है कि ये वीडियो फर्जी है। पीड़ित की तरफ से बताया जा रहा है कि ये पीड़ित ने लिखा है कि ये वीडियो फर्जी है। भविष्य में मैं इसके आधार पर कोई ST/SC एक्ट नहीं लगाऊंगा। भविष्य में अगर मैं कोई आरोप लगाता हूं, कोई कंप्लेंट देता हूं, तो उसे मान्य ना किया जाए। आप सोचिए कि वो व्यक्ति जो आरोपी इसमें शामिल है, प्रवेश शुक्ला पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है कि वो उसके पास ये कहाँ से आता है ये सब। एक और हमने प्लेन का घटनाक्रम देखे थे जहां पर शंकर मिश्रा शामिल थे। ये जो मिश्रा और शुक्ला का जो मामला है, ये बोध कहां से आता है कि आप नशे की हालत में किसी महिला के ऊपर, किसी आदिवासी मजदूर के ऊपर पेशाब कर दें? क्या आप सोच सकते हैं कि आप रास्ते से जा रहे हैं, कोई महिला चलते हुए आप जा रहे हैं, कोई महिला आपके ऊपर पेशाब कर दे किसी पुरुष के ऊपर? नहीं सोच सकते हैं। क्या कोई सोच सकता है कि कोई आदिवासी, दलित, पिछड़ा, मुसलमान किसी अपर कास्ट व्यक्ति के ऊपर पेशाब कर सकता है? नशे की हालत नहीं कर सकता है। दरअसल ये नशा सिर्फ दारू का नहीं है, ये अल्कोहल का नशा नहीं है। आप इसे अल्कोहल का नशा बता करके दरअसल पूरे घटनाक्रम को बहुत हल्का कर दे रहे हैं। ये नशा दरअसल 2 तरीके का है। एक तो है आपके अपर कास्ट होने का, जहाँ जातीय बोध आपके साथ आता है, जहाँ प्रिविलेज आता है, जहाँ आप उसके साथ में जो है श्रेष्ठता का भाव भी आपके साथ जुड़ा हुआ है। उसके साथ साथ इसमें आपका सत्ता की हनक भी है। और ये जब दोनों जुड़ती है तब आप इस तरीके के कृत्य करते हैं, और उसका परिणाम ये होता है कि पूरी की पूरी इंसानियत को आप शर्मसार करते हैं जब प्लेन में बैठ करके आप किसी महिला को, पैसेंजर के ऊपर पेशाब करते हैं, या आप किसी आदिवासी व्यक्ति, मजदूर के ऊपर जो है खड़े होकर के पेशाब कर रहे हैं। ये एक बड़ी बात है, क्योंकि ये पहला वीडियो नहीं है जो इस कदर वायरल हो रहा है। लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। साफ तौर पर महिला पर जिस प्रकार से पेशाब किया गया था, मतलब मुझे बोलते हुए भी ये शब्द इतनी आपत्तिजनक लग रहा है। लेकिन अफसोसन जिस व्यक्ति ने ऐसा किया उसे बिल्कुल भी खेद नहीं है, क्योंकि तावबाजी खत्म नहीं हो रही है। आप सोच के देखिए। अच्छा, आपने भाषण के दौरान एक बड़ी बात कही कि दलित, पिछड़ों, बहुजन पे अभी भी अत्याचार समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ भाजपा सरकार ये कहती है कि आदिवासी राष्ट्रपति तक आपके समुदाय की है, फिर भी आपको ऐसा महसूस हो रहा है? नहीं, राष्ट्रपति आदिवासी समुदाय से है, ये बीजेपी इसको बहुत फ़ख्र के साथ नहीं कह रही। इसका मसला ये है कि इस देश में लगभग 9 से 10% आदिवासी संख्या है। हालांकि सरकारी आंकड़े 7.5% का ही वाक़या कहते हैं, लेकिन लगभग 8.5% का, लेकिन ये लगभग 9 से 10% है।
आज की तारीख में बीजेपी का फोकस अपने वोट बैंक की पॉलिटिक्स के चलते आदिवासियों की तरफ है। वो चाहती है कि सिर्फ एक आदिवासी को प्रेसिडेंट बना करके वो पूरे आदिवासी समाज का वोट ले लेगी, लेकिन हम हकीकत देखें तो पता चलेगा कि वही आदिवासी राष्ट्रपति जब किसी मंदिर में जाती है तो उसे बाहर से ही निकाल दिया जाता है, बाहर से ही। लेकिन उन्होंने जो है- बता तो दिया, पंडित जी कह रहे हैं एक दायरा है, हम इसीलिए निर्धारित ये करेंगे जो- कौन आएगा। इसीलिए ये जो दायरा है, जब आप ये दायरा जो सदियों से ब्राह्मणों ने बनाया वो एक राष्ट्रपति के लिए नहीं टूट रहा है, तो उस मजदूर के लिए दायरा कैसे खत्म हो जाएगा। इसीलिए जरूरी है कि आप अगर देखें तो पूरे के पूरे देश में सबसे बड़ी आदिवासी आबादी मध्य प्रदेश के भीतर है, लगभग 21 से 22%। हर 5वां व्यक्ति मध्य प्रदेश के भीतर आदिवासी है। लेकिन आप देखिए सबसे ज़्यादा अपराध आदिवासियों के खिलाफ मध्य प्रदेश में है, और दिनों दिन एनसीआरबी का डेटा कहता है 2020, 21, 22, 23 उनके आंकड़े, उनके खिलाफ जो अपराधों के आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और जो न्याय मिलता है, कन्विक्शन जो रेट है वो बहुत कम है। इसीलिए ये सवाल उठाना बहुत लाजमी है। वो कह ले कि उन्होंने राष्ट्रपति बनाया, लेकिन इसके उसकी आड़ में वो असलियत को छुपा नहीं सकते। यही बीजेपी की सरकार है। जब 2019 में सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आता है जो कहता है कि जिन आदिवासियों के पास पट्टे नहीं है ज़मीन के, मालिकाना हक का दर्जा वो नहीं रखते हैं और उन्हें ज़मीनों से बेदखल किया जाएगा। आज की तारीख में आप देखिए तो देश की पार्लियामेंट के भीतर एक रिपोर्ट पेश की गई थी जो इसी सरकार ने की थी, और कहा गया था कि जो एप्लीकेशंस FRA 2006 के तहत आए थे वो लगभग 45 लाख थे, उनमें से मात्र 19 से 20 लाख लोगों के दावे एक्सेप्ट किए गए। बाकी जो लोग बच गए, लगभग 23 से 24 लाख लोग, उनके पास पट्टे अभी भी नहीं है। और जिस दिन सुप्रीम कोर्ट के उस वर्डिक्ट पर से स्टे हटेगा, सबसे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट इस देश में आज़ादी से पहले, आज़ादी के बाद आदिवासियों को होने वाला है, और उसमें मध्य प्रदेश टॉप पर है जहां सबसे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट आदिवासियों का होने वाला है। तो क्या आप इस हकीकत को, क्या इस पेशाब कांड को आप इस बात से छुपा सकते हैं कि आपने राष्ट्रपति बना दिया? आपने ऐसा नहीं किया, नहीं, आपने ऐसा नहीं किया। ये आपके लिए और इस देश के लिए और शर्मिंदगी की बात थी कि आपको पिछले 75 सालों में एक आदिवासी जो है इस योग्य नहीं समझा आपने, जो लोग सत्ता में रहे, कि उसे राष्ट्रपति बनाया जा सके। अच्छा देखिए, एक बड़ा सवाल उठा दिया है साफ तौर पर प्रोफेसर साहब ने। इन्होंने कहा कि क्या इस 75 साल का जो आप आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और डंका बजा रहे हैं, क्या इस बीच में कभी आपको नहीं लगा कि बड़े बड़े ऊंचे संसद पदों पर आदिवासी समुदाय के तमाम लोग होने चाहिए? ये बड़ा सवाल है। तो अब सबसे बड़ा और आखिरी सवाल कि आखिरकार इस अमृत काल में आप लोगों का अमृत काल कब शुरू होगा? देखिए, आदिवासियों का अमृतकाल तो बहुत लंबे समय से शुरू नहीं हुआ है। आदिवासियों का अमृतकाल तब शुरू माना अभी तो मुझे लग रहा है विषकाल चल रहा है आप लोगों का। जी बिल्कुल, और ये दरअसल ये विषकाल नहीं, ये अस्तित्व संकट का दौर है, ये एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का दौर है। और वो इसलिए है कि अभी अगर हम लोग पिछले 4-5 महीने का या साल भर का लेखा जोखा देखें तो पिछले साल इस देश की पार्लियामेंट के भीतर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट पास किया गया था। इसी आगामी सेशन में अभी मई में एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल आया था। FRA 2006 के रिपोर्ट्स आई हुई हैं जो पार्लियामेंट में पेश की गई थी, UCC आ रहा है। और इन सब को अगर आप चैनलाइज करेंगे, सबको क्रोनोलॉजी देखेंगे तो पता चलेगा कि आदिवासियों के ऊपर सबसे बड़ा हमला पिछले 1 साल के भीतर इसी मोदी सरकार ने किया है। न्याय कब? वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट दरअसल इस देश में आदिवासी इलाकों में अभ्यारण्य के नाम पर ज़मीनों को लूटेगा। फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल कहता है कि जिन इलाकों से सड़कें गुजरेंगी, रेल गुजरेगी, नेशनल हाईवे हो चाहे बड़ा हाईवे हो, उन इलाकों को पर जो अनुसूची 5 लागू नहीं होगी, अनुसूची 6 लागू नहीं होगी, वहाँ पर आपका जो और आदिवासियों के राइट्स है वो लागू नहीं होंगे। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से बड़ा हमला। आप 18 टाइगर जो है फॉरेस्ट रिजर्व बनाने जा रहे हैं और वो आदिवासी इलाकों के भीतर है। दरअसल इनके नाम पर आप आदिवासियों की ज़मीनें छीन रहे हैं। और सबसे बड़ा और अभी हमला जो चल रहा है वो UCC के नाम पर, यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर, जिसमें आप आदिवासी कस्टम्स को ख़त्म करना चाहते हैं, आदिवासी प्रॉपर्टी राइट्स को ख़त्म करना चाहते हैं, और भी जो हमारी प्रैक्टिसेस हैं टोटम से लेकर के और बाकी व्यवस्था, उन सबको ख़त्म करना चाहते हैं। और ये दरअसल हम अगर समझें तो ये आदिवासियों के ऊपर सबसे बड़ा हमला अब तक का होने जा रहा है, जिसके बाद ये कह सकते हैं कि ये हमारे लिए तो एटलीस्ट अमृतकाल नहीं है, ये हमारे लिए एग्जिस्टेंस का जो है मसला है, ये वो काल है जहां हमें ख़त्म किया जा रहा है।
साफ तौर पर ये अमृतकाल तो नहीं है, यहाँ अभी भी ये बताया जा रहा है, लोग एक दूसरे को इस बात से आकलन कर रहे हैं कि आखिरकार वो किस समुदाय से आता है, वो किस जाति का है, उसका धर्म क्या है। क्योंकि हिंदू धर्म बता बता कर जनता को जिस प्रकार से ठगा जा रहा था, अब जिस व्यक्ति पर पेशाब किया गया है, सवाल तो ये भी है कि क्या वो हिंदू नहीं है। ये एक बड़ा सवाल है कि तमाम रूढ़िवादी और मनुवादी सोच के लोग किस कदर इस देश में समाये हुए हैं और जो अर्थव्यवस्था है और साफ तौर पर हम लोगों को किस प्रकार से खोखला करने का प्रयास किया जा रहा है। हमसे खास बातचीत करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन आशीष के साथ ज्योति यादव, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।